Hello friends, this is an important video which I am recording for sharing my views pertaining to a very pertinent issue which we all are facing nowadays in GST regime. Friends, we all are aware lately department and government are very much concerned about the fraudulent input tax credits being availed by the taxpayers. And with a view to reduce this fraudulent actions or the availment of such input tax credits, the government is trying different ways and means so that it gets curbed, it gets reduced. We all are aware, Finance Act 2022, they have substituted one section which is section 41 of the CGST Act. Now friends, originally section 41 was pertaining to the input tax credit and the provisional acceptance of that input tax credit. Now, after the amendment through the Finance Act 2022, section 41 is headed as availment of input tax credit. And this is a very important amendment. मेरे हिसाब से तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान रखनी है वो इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, अपने व्यूज बहुत ही ऑनेस्टली और ब्लंटली शेयर कर रहा हूं. ये थॉट इसलिए आया बिकॉज एक नोटिफिकेशन निकाला 26/2022 डेटेड 26 दिसंबर 2022. इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले एक क्वेरी मेरे पास आ जाई कि सर जब हम ई गजेट की साइट देखते हैं तो ये नोटिफिकेशन डेट ऑफ इशुएंस दिखाता है 26/12 और डेट ऑफ पब्लिकेशन बताता है 27/12. तो ये नोटिफिकेशन कब से एप्लीकेबल होगा, 26 से या 27 से? जस्ट सीइंग दैट स्क्रीनशॉट, आई जस्ट शेयर्ड माय व्यू which I am sharing with all of you, that if it is published on 27th of December, my view is it will be applicable from 27th of December. Although this notification is issued dated 26th December 2022. एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, but still, just for the sake of the understanding, I am sharing this. Now let us come to why I am recording this video today. Friends, एक रूल इंसर्ट किया गया है CGST रूल्स में, एंड दैट रूल इज रूल 37 कैपिटल A, एंड द हेडिंग ऑफ द रूल इज रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयर ऑफ. मैं हेडिंग पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज पर्टेनिंग टू और दिस इज हैविंग द पेरेंट प्रोविजन एज 41, amended 41 by Finance Act 2022, which is made effective from 1st October 2022. Now, section 41 जो अभी है 1st October 22 के बाद, वो क्या है? वो प्रोविजन है 41(1) ये बोलता है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति अपने सेल्फ असेस्ड रिटर्न में यानी 3B में इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले सकता है और वो अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगी. दिस इज 41(1). 41 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि जो भी आपने क्रेडिट सबसेक्शन 1 में ली, वो क्रेडिट से पर्टेनिंग पेमेंट्स यानी जो टैक्स पेबल था, जो आपके सप्लायर को करना था, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की मेरी इनवॉइस थी, 18,000 रुपीज का मेरा क्रेडिट था, 1,18,000 रुपए की टोटल इनवॉइस थी, 18,000 रुपीज का टैक्स था. तो जो उस पे 18,000 का टैक्स पेबल था, वो अगर मैं सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, देन द रिसिपिएंट विल हैव टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड along with the applicable interest, and then
41(2) का एक प्रोवाइजो है विच सेज ये जो आप रिवर्सल कर रहे हैं, कल अगर आपके सप्लायर ने इस सप्लाईज के अगेंस्ट में टैक्स का पेमेंट कर दिया, देन इन दैट केस यू कैन रीअवेल दिस क्रेडिट. दिस इज 41(2). इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट आई वुड से रूल 37 सब रूल ए लेके आए हैं, रूल 37 कैपिटल ए लेके आए हैं, wherein they are providing the manner in which the reversal has to be done and the manner in which the reavailment can be done. So let us go through that rule 37 capital A. Friends, rule 37 कैपिटल ए ये बोलता है कि जहां भी किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति ने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी 3B में ली, फ्रेंड्स ये बहुत क्लियर है कि अभी 3B के अलावा कुछ कोई रिटर्न नहीं है. Therefore, whatever credit you are availing through 3B, and therefore it says कि whenever a registered person avails an input tax credit in his GSTR 3B for a tax period in respect of any invoice or debit note, the details of which have been furnished by the supplier in his statement of outward supply in GSTR 1, meaning thereby वैसे invoices जिसकी क्रेडिट आपने 3B में ली एज अ रिसिपिएंट और आपके सप्लायर ने वो इनवॉइसेस अपने GSTR 1 में दिखाया, लेकिन उसने उस पीरियड का GSTR 3B रिटर्न नहीं भरा. उन सिचुएशंस में देयर इज अ टाइम लिमिट विच इज गिवन. रिटर्न नहीं भरा कब तक? 30th day of September following the end of the financial year in which the input tax credit in respect of such invoice or debit note has been availed. Then what will happen? Now let us try to understand with an example. Let us take an example. April 2022. April 2022 में मैं एज अ रिसिपिएंट एक क्रेडिट अपने GSTR 3B में अवेल करता हूं 1,18,000 रुपए की. 1 लाख इज द अमाउंट ऑफ बिल इनवॉइस एंड 18,000 इज द टैक्स देयर ऑन. So I avail the credit of 18,000 rupees in my GSTR 3B. GSTR 1 में मेरे सप्लायर, लेट्स से माय सप्लायर वाज मिस्टर ए. मिस्टर ए ने वो इनवॉइस दिखा दिया. सो देयरफॉर दैट 3B and 2A or 2B whatever is their mechanism, it matches, and therefore the credit I have availed, no question about that. अब सर क्या बोल रहा है ये रूल 37 कैपिटल ए? वो ये बोल रहा है कि भाई अप्रैल के GSTR 1 में मिस्टर ए ने आपके इनवॉइसेस दिखाए, लेकिन अप्रैल का GSTR 3B उसने नहीं भरा. अगर वो 3B उसने नहीं भरा तो कोई बात नहीं, अभी आपको रिवर्सल नहीं करना. आप ये देखिए कि वो 30th सितंबर 2023 तक भरता है या नहीं. अप्रैल 22 का 3B, अगर वो 30th सितंबर 2023 तक GSTR 3B अप्रैल 22 का भर देता है मिस्टर ए, तो आपको कुछ नहीं करना. लेकिन अगर वो 30th सितंबर 2023 तक अपना GSTR 3B अप्रैल 22 का नहीं भरता, तो आपको 30th नवंबर 2023 से पहले इस 18,000 रुपए के क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा. I hope I am clear. This is what the provision is. Further proviso बोलता है कि अगर मैं अपने GSTR 3B में 30th नवंबर तक अगर इस 18,000 के क्रेडिट को रिवर्स नहीं करता, देन इन दैट केस वो अमाउंट पेएबल होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50. दिस इज द प्रोविजन of rule 37 capital A. And then second proviso says कि जब subsequently supplier पे कर देगा या फाइल कर देगा अपना GSTR 3B for the set tax period, in my example it is April 22, then the registered person may re-avail that credit. So therefore पहला कंक्लूजन ये है कि जो इंटरेस्ट का पीरियड, लेट से मैंने नवंबर की जगह जनवरी 24 में इस रिवर्सल को किया,
पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेक्शन 50 का इंटरेस्ट तो लगेगा, बट फॉर विच पीरियड, वेदर इट इज ओनली फॉर डिसंबर एंड जनवरी और इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट दैट इज April 22 till the date of reversal, for which period the interest is to be charged. If I look into this rule 37 capital A, it seems that the interest will be payable only after 30th November 2023. जब मैं दिसंबर में या जनवरी में रिवर्स कर रहा हूं तो दिसंबर जनवरी का ही इंटरेस्ट लगेगा, नॉट ऑफ द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट टिल द डेट ऑफ रिवर्सल. दिस इज वन थिंग. सेकेंडली, जो मुझे क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि सर मिस्टर ए 100 लोगों को सप्लाई करता है, मुझे उसने 1 लाख के दिए, किसी को 10,000 के दिए होंगे, किसी को 10 लाख के दिए होंगे, और उसने कंपोजिट करके 3B भरना होता है. GSTR 3B में इनवॉइस वाइज डिटेल्स नहीं आती. तो अगर उसने 1 करोड़ के GSTR 1 अप्रैल में भरे थे और GSTR 3B उसने 1 लाख रुपए का भर दिया, तो मेरे पोर्टल पे जहां मैं ढूंढूंगा उसको, उसका GST नंबर डाल के सर्च करूंगा तो वहां वो GSTR 3B फाइल्ड बताएगा. GSTR 3B फाइल्ड बताएगा, मीनिंग thereby 37A is not to be complied by me now, because I will presume that for the corresponding period of April 22 in my example, GSTR 3B has already been filed. But please bear in mind and please read the provision. Provision says in respect of such supplies, meaning thereby in respect of the supply which is made to me, he should have discharged the tax. Where do I come to know? सर आज भी लगता है गवर्नमेंट GSTR 3, GSTR 2, GSTR 1 के जमाने में, बट GSTR 2 और GSTR 3 कभी आया ही नहीं, मैचिंग कभी हुआ ही नहीं. सो हाउ डू आई कम टू नो that whether the invoice which is issued to me for 1 lakh rupees plus 18,000, the tax on that invoice has been discharged or not? Because every now and then it says in respect of such invoice or debit note, उससे रिलेटेड अगर पेमेंट नहीं किया then it needs to be reversed. I'll read again. It says for the tax period corresponding to said statement of outward supply has not been furnished by such supplier till 30th day of September following the end of the in which the input tax credit in respect of such invoice or debit note has been availed. Now how do I come to know कि वो 3B जो उसका फाइल दिखा रहा है उसमें मेरे इनवॉइस की पेमेंट हुई है या नहीं हुई है? बिकॉज 37A का कंप्लायंस फिर मुझे नहीं करना है. आई एम नॉट सपोज टू रिवर्स इट. सो पहला मुझे ऐसा लगता है कि 37A को ड्राफ्ट जो किया गया, द इंटेंशन वॉज दैट देयर हैज टू बी इंडिविजुअल सप्लाई विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड चूंकि 3B से इंडिविजुअल सप्लाईज टेकन केयर ऑफ नहीं हो सकती, सो दे हैव इशूड दिस एंड दे हैव रिटन फॉर द टैक्स पीरियड, फॉर द कंसर्न टैक्स पीरियड 3B इज नॉट फाइल्ड. तो 3B अगर फाइल हो गया दैट डजंट मीन दैट योर इनवॉइस इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो 37A मुझे जब कंप्लाई हो सकता है करना था, लेकिन मैंने फिर भी नहीं किया बिकॉज आई वॉज नेवर अवेयर दैट फॉर माई इनवॉइस द टैक्स हैज नॉट बीन डिस्चार्ज. This is what I can perceive, I can understand from reading this 37 capital A. And therefore, it is not the right provision brought in by the government with the right spirit. And the compliance is a formality. 30th September तक वो नहीं भरता 3B. So another question which raises to my mind is, बिकॉज जब मेरे ऑफिस के कलीग्स ने ये पढ़ा तो उन्होंने बोला सर आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप कंप्लायंस में नहीं हो, अगर आप GSTR 3B 1 मंथ का नहीं भरते तो दूसरे मंथ का तो GSTR 1 भी वो भरने नहीं देता. वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ हैविंग April 22 टू 30th September? देयरफॉर द ओनली एक्सेप्शन कैन बी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया होगा उसका. April 22 में उसने GSTR 1 भरा और उसका अप्रैल से या रेट्रोस्पेक्टिव डेट से GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, और वो लेट से अगस्त 2023 में, मेरे एग्जांपल में 2023 में रिवाइव हुआ, रीस्टोर हुआ, उसके बाद उसने वो रिटर्न भर दिए 30th सितंबर तक. क्या हम एक्सेप्शंस के लिए रूल बना सकते हैं? एज पर मी नो, द रूल्स और द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इज टू बी मेड एंड मेड एप्लीकेबल
implemented for general, for mass. It cannot be for exceptions. यहाँ पे तो एक्सेप्शनल सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि 3B आपने फाइल नहीं किया इतने महीने तक, अप्रैल 22 का जो आपको फाइल करना था वो आपने सितंबर 23 में फाइल किया. आई थिंक इट इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज 6 महीने से ज्यादा आप रिटर्न नहीं भरोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वैसे भी कैंसिल हो जाएगा. सो वेयर डज दिस अप्लाई? मेरा जो माइंड चलता है, इट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस वेयर योर रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड एंड वंस इट इज रिस्टोर्ड बाय एनी रीजन, जो आज के दिन में हो रहा है कि आपके फ्रॉडलेंट सप्लायर्स बना के उसका कैंसिल कर देते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, फिर उसका रीस्टोर होता है. तो रीस्टोर होने के बाद अगर वो रिटर्न भर देता है तो आपको भरने की जरूरत नहीं है, रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर उसका रीस्टोरेशन नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो 3B भी नहीं भरा और तब आपको रिवर्सल करना मैंडेटरी हो जाता है. Had that been the case, then what is the relevance of 16(2)(c? सर 16(2)(c का प्रोविजन क्या है? 16(2)(c का प्रोविजन यही है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 41. इट इज नॉट 41(1), इट इज 41(2) ऑल्सो, सेक्शन 41. तो 41(2) तो आपको क्लियरली बोल रहा है कि अगर सामने वाले सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो आपको रिवर्सल करना है. बट माइंड यू फ्रेंड्स, मेरा जो रीडिंग है, सेक्शन 16 डील्स विद द इनपुट टैक्स क्रेडिट, अवेलमेंट प्रोविजंस एंड द इंटाइटलमेंट एंड एलिजिबिलिटी कम्स आउट फ्रॉम सेक्शन 60. सेक्शन 16(2), which is a non-obstante clause, wherein subclause C of section 16(2) clearly restricts or disentitles the recipient from availing input tax credit in case where the supplier has not paid, not discharged the liability for which you are availing the credit, is more important than 41(2). और 41(2) और 16(2)(c मेरे हिसाब से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो गया, बिकॉज 41(2) को अगर मैं कंप्लाई करता हूं 16(2)(c ऑटोमेटिकली हो जाता है. बट व्हाट कैन बी अ सिचुएशन वेयर इन 16(2)(c विल बी एप्लीकेबल बट नॉट 41(2)? एज पर मी अगेन दिस विल बी अ सिचुएशन जहां अप्रैल 22 का 1 करोड़ का GSTR 1 भरा मिस्टर ए ने, 1 लाख रुपए का 3B भरा, तो वहां पे 41(2) से मैं बाहर हूं बिकॉज 37A मुझे एप्लीकेबल नहीं होगा. सो आई विल बी आउट ऑफ 41(2) एंड 16(2)(c विल बी ट्रिगर्ड और मेरा अप्रैल 22 से रिवर्सल आएगा. अब सर इसमें जो मुझे डिस्क्रिमिनेशन लगता है वो क्या लगता है? लेट अस टेक अनदर स्मॉल एग्जांपल. यही जो हमने किया इसी को रिवाइव करते हैं. अप्रैल 22, 30 सितंबर को रिटर्न भर दिया मिस्टर ए ने, मुझे कोई रिवर्सल नहीं करना. 30 सितंबर तक नहीं भरा, 30 नवंबर से पहले मैंने रिवर्सल कर दिया, कोई ब्याज नहीं भरना. नाउ लेट अस गो टू 16(2)(c. अब उसने क्या किया सर? उसने 3B 1 लाख रुपए से भर दिया, GSTR 1 1 करोड़ का था, उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट का एक्शन हुआ. डिपार्टमेंट ने बोला आपने 99 लाख रुपीज पे टैक्स नहीं भरा. ये सारे इनवॉइसेस हैं, इसमें एक इनवॉइस जो है वो अविनाश का भी है 1 लाख रुपए का, 18,000 का उसने क्रेडिट ले लिया है. वहां आएगा 16(2)(c पिक्चर में, बिकॉज रिटर्न उसने भर दिया तो 41(2) 37A निकल गया, बट 16(2)(c इज स्टिल देयर. तो वहां 16(2)(c पिक्चर में आएगा. 16(2)(c का रिवर्सल कब कराएगा? वो कराएगा, लेट अस टेक एन एग्जांपल, 2024 में एक्शन लिया तो 2024 में. व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम अप्रैल 22 व्हेन आई हैव अवेल्ड टिल 2024 व्हेन आई एम रिवर्सिंग. सर मेरे सप्लायर की गलती, मेरे सप्लायर ने रिटर्न गलत दिखाया, उसकी वजह से आप 37A में उसको नवंबर 2023 तक का टाइम दे रहे हैं. लेकिन अगर उसने गलत रिटर्न दिखा दिया जो आपको बाद में पता चला कि उसने टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो 16(2)(c में आप मेरे पास आके मुझसे ये कह रहे हैं कि नहीं भैया आप अप्रैल 22 में आपने गलत लिया था, अप्रैल 22 से लेके सब्जेक्ट टू 50 सबसेक्शन 3 अगर मैंने यूटिलाइज कर लिया, प्रिज्यूम करते हैं कि हमने यूटिलाइज कर लिया, तो अप्रैल 22 से लेके आप जनवरी 24 जब आप रिवर्सल करें तब तक आप इंटरेस्ट भरिए. सो फ्रेंड्स, व्हाट आई मीन टू से इज देयर इज समथिंग रॉन्ग ईदर इन माय अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोविजन करेक्टली, और the way and the manner in which this provision is brought in. So therefore let us try to
सम अप दिस, देखिए एक बात बहुत क्लियर है कि 16(2)(c) बहुत सारे कोर्ट्स में चैलेंज्ड है. वी हैव ऑल्सो चैलेंज बिफोर वेरियस हाई कोर्ट्स. वो इसलिए चैलेंज्ड है क्योंकि आप मुझसे ऐसी चीज करने के लिए बोल रहे हो जो इम्पॉसिबल है मेरे लिए. मेरे सप्लायर ने पैसा भरा कि नहीं भरा, मेरा सप्लायर रिटर्न भर रहा है, वो गलत भर रहा है कि सही भर रहा है, आई डो नॉट हैव एनी मैकेनिज्म टू check that, and therefore this is an impossible task which you are casting on me, and therefore एक क्लियर सी चीज है कि वो लॉ सही नहीं हो सकता. दूसरा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है 16(2)(c), 41 एंड 37A. क्या हम ये माने कि डिपार्टमेंट पहले मेरे सप्लायर के अगेंस्ट में एक्शन लेगा, यानी मिस्टर ए के अगेंस्ट में, और उस एक्शन में अगर पता चला कि उसने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो वो मेरे पास एक्शन लेगा 16(2)(c) में, और उसके लिए मुझे एक मौका दिया गया है कि भैया अगर आपको ये पता चलता है कि मिस्टर ए बराबर सही आदमी नहीं है, उसने पेमेंट क्लियर नहीं किया होगा, तो आप ऑटोमेटिकली रिवर्स कर दें 41(2) में. और जैसे ही आप 41(2) में रिवर्स कर देंगे 16(2)(c) बाय डिफॉल्ट, बिकॉज अब वट एवर क्रेडिट यू हैव टेकन यू हैव ऑलरेडी रिवर्स्ड इट एज पर द रूल 37A, एंड उसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा. सो हाउ डू आई कम टू नो? मीनिंग देयर बाय एक ही सिचुएशन हो सकती है जब मेरे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गया हो. उस सिचुएशन में मेरे लिए रूल 37A इफेक्टिव रूल होगा, क्योंकि वहां पे मेरा बोनाफिडे है. अप्रैल 22 में मैंने उससे परचेज किया था, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, लेट से कोई भी डेट से 30 सितंबर 2023 तक उसने रीस्टोर नहीं कराया. इट बिकम्स नाउ माई ड्यूटी टू रिवर्स दैट क्रेडिट टिल 30 नवंबर. आई हैव डन दैट, नो इंटरेस्ट. फिर वो 2024 में लेट अस प्रिज्यूम कि वो फरवरी में रीस्टोर करा देता है, अप्रैल 22 का रिटर्न भर देता है, तो सेकेंड प्रोवाइजो 37A का और फर्स्ट प्रोवाइजो 41(2) का सेक्शन का मुझे अलाउ करता है कि मैं इस क्रेडिट को दोबारा री अवेल कर लूं, एंड द ओनली अमाउंट विच आई एम पेइंग एज एन इंटरेस्ट इन केस आई एम नॉट रिवर्सिंग टिल 30 नवंबर विल बी माई कॉस्ट. सो अगेन with all caution and seriousness, I doubt this provision. क्या हम उन लोगों के लिए जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गए हैं, हम इस तरीके का लॉ बना सकते हैं? बट यस, टू दैट एक्सटेंट आई वुड से दिस इज अ गुड रूल. आई एम अगेन रिपीटिंग, टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि क्या है सर, मेरा सप्लायर भाग गया, मेरा सप्लायर एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने उसकी टैक्स की पेमेंट कर चुका हूं, डबल जियोपार्डे है, उसके लिए हम अगेन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे जाएंगे. बट ये रूल कम से कम मुझे सबसे बड़ा जो मेरे ऊपर प्रेशर था 24% का इंटरेस्ट रेट था, उससे मुझे बचा रहा है. क्योंकि वहां वो कह रहा है कि भैया आप देख लो, आप देख लीजिए कि आपके कितने ऐसे क्रेडिट्स हैं जिनके 3B नहीं भरे हैं उस कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के. अगर उसके 3B नहीं भरे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आप 30 सितंबर तक वेट करें नेक्स्ट ईयर के, और 30 सितंबर तक भी अगर वो नहीं भरा है तो आप उसको रिवर्स कर दें विदाउट इंटरेस्ट टिल 30 नवंबर. एंड आई थिंक टू दैट एक्सटेंट जहां पे कैंसिल हो गए हैं, जहां पे मेरे कंट्रोल के बाहर है, उनके लिए प्रोविजन सही है. बट अदरवाइज आई फाइंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल 37A. And therefore the intention of this rule has to be much wider than what we are understanding, or rather I am understanding. Maybe I'm not right in understanding in this fashion, but this is what I can understand from this provision कि भाई 37A आपको रिवर्सल की एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सामने से रिवर्स कर दें. लेकिन सब क्वेश्चन ये अराइज होता है, मुझे पता तो चले, अगर उसने फ्रॉडस्टर ही है और उसने 3B कम अमाउंट का भर दिया, आप उसके अगेंस्ट में एक्शन लेते रहो 2 साल 3 साल के बाद, मुझे पता ही अगर नहीं चलेगा तो कैसे होगा? तो पता तो तभी चलेगा जब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया. सो
no problem, it is an additional burden which is casted on the recipients, but at the same time, yes, for genuine taxpayers this can certainly be a good rule, especially in those cases जहाँ पे उनके registrations, उनके जो suppliers हैं उनके registrations cancel हो जाते हैं because of any reason, and once it is restored then he can re-avail. Friends, this is what I am understanding from this rule 37 capital A read with section 41, especially subsection 41 subsection 2, also read with section 16(2)(c), because 16(2)(c को 41(2) की compliances से या non compliances से मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. One last question which is posed to me कि सर ये जो रिवर्सल की बात है 41(2) में, ये तो 1 अक्टूबर 2022 से आई है, तो क्या उसके पहले के पीरियड का मुझे रिवर्सल्स नहीं करना पड़ेगा अगर मेरे सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा? फ्रेंड्स, मेरा इतना ही सबमिशन है. 41(2) भले ही प्रोस्पेक्टिव आया है, लेकिन रूल सेक्शन 16(2)(c) वो 1 जुलाई 2017 से है, और अगर 16(2)(c) राइट लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड उसको मान लेते हैं, तो उस केस में रिवर्सल का क्वेश्चन आए या नहीं आए, बट रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के परव्यू में वो फॉल करेगा, एंड देयरफॉर 1 जुलाई 17 से 30 सितंबर 2022 तक 16(2)(c) में वो फॉल करेगा. 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स रिवर्सल्स जहां पे आपके रिटर्न्स नहीं भरे हैं वहां पे 41(2) एप्लीकेबल हो जाएगा, बट जहां पे रिटर्न भरे हैं लेकिन टैक्स की पेमेंट नहीं हुई है आपके इनवॉइस की जिसकी आप क्रेडिट ले रहे हैं, वहां स्टिल 16(2)(c will hold good. This is what I understand and conclude. With this, friends, I am thankful to each one of you for the patience hearing. I hope this video will certainly add some value, and this is purely my view. Maybe some of you may not agree to this view, but this is a role of a professional that whatever view is taken by him or whatever understanding he has, at least he need to formulate a view. So friends, this is my view to rule 37 capital A section 41 and 16(2)(c). Thank you friends, thank you very much.